हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएम अकेडमिया। आज हम हमारी क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, दैट इज़ सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर 5 एट्रीब्यूट्स देखे थे साइकोलॉजिकल, तो उसके अंदर एक था पर्सनालिटी। इस चैप्टर के अंदर हम उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सेल्फ पर्सनालिटी क्या होती है, उनके अप्रोचेस, फिर हम असेसमेंट देखेंगे। तो ये वीडियो वन शॉट होने वाली है जिसके अंदर चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। पर आपको उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको पूरी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर्सनालिटी है ना, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्पेस को बताती है जिसके अंदर हम हमारा एग्जिस्टेंस डिफाइन करते हैं। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे बिहेवियर के अंदर हमें दिखती है वो क्या बताती है, सेल्फ और पर्सनालिटी बताती है, ठीक है। और ये किससे बनते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। जो बिहेवियर के अंदर जो हमें शो होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस से ही बनते हैं। देखो, हर एक इंसान ना अपने बारे में डिफरेंट आइडियाज़ होल्ड करता है और यही आइडियाज़ उनके सेल्फ को बताते हैं। एक इंसान को लो, वो जितनी भी आप सिचुएशन दोगे ना, उसके अंदर एक स्टेबल बिहेवियर होगा उसका। भले एक सिचुएशन के अंदर डिफरेंट जो लोग हैं उनका बिहेवियर अलग अलग हो, पर उस एक इंसान का डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर होगा, एक स्टेबल बिहेवियर होगा। और उसे स्टेबल बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी, ठीक है। और अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है जो उनके बिहेवियर के अंदर पता चलती है। अब देखो, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करते हैं कि देखो, बचपन से है ना हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हम कौन है। माई सेल्फ दिस एंड माई सेल्फ दैट, हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है कि हम कौन हैं। अब यहाँ पे हमें पूरी तरह आइडिया नहीं होता कि हमारा सेल्फ क्या है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होता है। अब वही आप न्यू बॉर्न चाइल्ड जो अभी पैदा हुआ है, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि वो कौन है, क्या है। वो सिर्फ जैसे जैसे बड़ा होगा ना, उसके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, जो टीचर्स है और जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो भी आ रहा है ना, वो उसको बताएगा कि वो कौन है आखिर। उसका इंटरेक्शन, उसके जो एक्सपीरियंसेस है, जो कैसे वो उसको समझ रहा है, वो क्या बताएंगे, उसकी सेल्फ का बेसिस बनेंगे और उससे ही क्या बनेगा, उसका सेल्फ बनेगा। अब देखो, सेल्फ है ना एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी मॉडिफाई नहीं की जा सकती। सेल्फ को मॉडिफाई किया जा सकता है अपने और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। अब आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या होती है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे बारे में, ठीक है। इसके अंदर एक होती है पर्सनल और एक होती है सोशल। पर्सनल आइडेंटिटी मेरे बारे में, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में, ठीक है। मैं अलग हूँ दूसरों से, मेरा क्या नाम है, मैं क्या करता हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है वो क्या है, ठीक है, मैं कौन सी चीज़ मानता हूँ, ये सारी क्या बन जाती है, पर्सनल आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। एक होती है सोशल आइडेंटिटी, यानी सोसाइटी का पार्ट। जब कल्चर ग्रुप का जो लिंक होता है ना उस पर्सन से जब जुड़ जाता है ना, तब वो क्या बन जाता है, उसकी आइडेंटिटी सोशल आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्फ क्या है, सेल्फ इज़ द टोटलिटी, यानी कि जो टोटल एक्सपीरियंसेस हैं उसकी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे देखना, कॉन्शियस का क्या मतलब होता है, जो उसे पता है, जिसके बारे में वो अवेयर है। इसके बारे में हम इस वीडियो में और समझेंगे, पर अभी तक के लिए इतना समझ लो, कॉन्शियस जिसके बारे में अवेयर। तो एक इंडिविजुअल के जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है, जो उसके आइडियाज़ है, जो उसके थॉट्स है, ठीक है, जो उसकी फीलिंग्स है, उस सब के बारे में जो उसकी नॉलेज है उसको मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेल्फ बन जाता है। उसका सेल्फ का आइडिया पूरा बन जाता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पर्सनल और सोशल है दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। अब सेल्फ इज ऑब्जेक्ट और सेल्फ इज सब्जेक्ट क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है और सब्जेक्ट यानी जो कोई काम कर रहा है। तो सेल्फ जब सब्जेक्ट होता है ना, तो वो कुछ कर रहा होता है। जैसे वो कुछ, आई एम डांसर, तो एक सब्जेक्ट है, वो कुछ कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट कब होता है, जब उसको किसी से अफेक्ट हो, वो कुछ कर नहीं रहा पर दूसरे उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एम द वन हु इजीली गेट हर्ट्स, तो ये एक एग्जांपल है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर रोल प्ले कर रहा है। अब मैं ये बोलूँ कि सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है सेल्फ। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ सेल्फ, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, आई नो हु आई एम, मुझे पता है मैं कौन हूँ। वो क्या हो जाएगा, नोवर भी है और नोन जिसको आप जान सकते हो वो भी है। सब्जेक्ट में क्या होगा, वो अपने आप को जान रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जान सकते हो।
तो सेल्फ सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और सेल्फ के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। देखिए, एक होता है बायोलॉजिकल सेल्फ। बायोलॉजिकल सेल्फ यानी जो फिजिकल नीड्स है उसको जो जानने वाला, जिसके अंदर क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको दूध चाहिए तो वो रोना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है, वो हंग्री है, ठीक है। वो अवेयरनेस डेवलप करता है कि मैं हंग्री हूँ। अब जैसे जैसे आप देखोगे, मैं जो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो बायोलॉजिकल सेल्फ है मॉडिफाई हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान को जिसने पूरी लाइफ में अपनी चॉकलेट नहीं खाई है, तो जब उसको भूख लगेगी यही तो चॉकलेट के लिए कभी क्रेविंग करेगा, नहीं करेगा। तो उसके जो सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सेल्फ क्या बनता है, इवॉल्व होता है। फिर आता है पर्सनल सेल्फ, जो सिर्फ मेरे बारे में, यानी कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगा, ठीक है। मेरी पर्सनल फ्रीडम, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी पर्सनल अचीवमेंट्स, ये सब क्या बनाता है, पर्सनल सेल्फ बनाता है। और फिर एक होता है सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ यानी कि मैं दूसरों के साथ कैसे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो सोसाइटी है उसके साथ मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ, मैं कोऑपरेट कितना कर रहा हूँ, मेरी यूनिटी कितनी है, ठीक है। मैं सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कितना कर रहा हूँ, मैं शेयर कितना कर रहा हूँ, और मेरी वैल्यूज़ क्या है, ये सब क्या बनाती है, सोशल सेल्फ बनाती है। अब क्योंकि फैमिली और सोसाइटी दोनों के साथ में रिलेशन बनाकर चलता है, तो इसलिए हम इसको फैमिलियल या रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। देखो, जो साइकोलॉजिस्ट है ना पूरे दुनिया के, वो क्या है, सेल्फ की स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखो, हम सब अपने अंदर क्या है, एक सेल्फ का सेंस तो लेकर चलते हैं कि हम दूसरों से अलग कैसे हैं, ठीक है। हमारे जो पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज़ है उसको हम दिमाग में लेकर चलते हैं, ठीक है। और वो स्टेबल रहती है, पूरे लाइफ लॉन्ग स्टेबल रहती है। और सब हम सेल्फ कंसेप्ट की बात करें ना, सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, तो ये क्या बताता है कि हम अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हैं, यानी हम अपने आप को कैसे समझते हैं, हमारे जो आइडियाज़ है जो हम होल्ड करते हैं हमारे लिए, ठीक है, हमारी जो एबिलिटीज़ है उसके बारे में, हमारे जो एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में, जो भी आइडियाज़ है ना, वो क्या बनाते हैं, सेल्फ कंसेप्ट बनाते हैं। अब सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ तो मेरा पॉजिटिव हो गया, मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती तो मेरा नेगेटिव हो गया। पर मैं एकदम ऊपर से देखूँ ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पर अगर मैं उसको और इन डेप्थ जाऊँगी ना तो मुझे पता चलेगा सेल्फ कंसेप्ट के बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स है। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बोलता है कि मैं खेलकूद में अच्छा नहीं हूँ और मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो खेलकूद के लिए क्या हो गया, नेगेटिव, यानी कि जो स्पोर्ट्स है उसके लिए नेगेटिव हो गया सेल्फ कंसेप्ट, और जो स्टडी है उसके लिए पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हो गया। अब अगर मैं स्टडी के अंदर भी और जाऊँ तो आई लाइक मैथ्स, मुझे मैथ्स पसंद है पर मुझे है ना सोशल साइंस पसंद नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, मैथ्स के लिए पॉजिटिव हो गया और सोशल साइंस के लिए नेगेटिव हो गया। अब मैथ्स के अंदर भी बोल सकता है मुझे एल्जेब्रा पसंद है पर मुझे ज्योमेट्री पसंद नहीं है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट, जब और नीचे जाएंगे ना हम और इन डेप्थ में जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा सेल्फ कंसेप्ट है ना बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है। मतलब एक चीज़ के लिए पॉजिटिव होगा, एक चीज़ के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसको पता करना भी साइकोलॉजिस्ट के लिए ईजी नहीं है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो क्या बोलते हैं कि आप अपने आप के बारे में बता दो कि आप कौन हो, आपको क्या पसंद है, ठीक है। आप अपने बारे में जितना सब जो जानते हो ना वो सेल्फ कंसेप्ट के अंदर वही आ जाता है, तो आप अपने बारे में सब कुछ बता दो मुझे। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है। अब बात करते हैं सेल्फ इस्टीम के बारे में। सेल्फ इस्टीम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू जजमेंट है। आपको वीडियोस देखे होंगे आपने, 1 से लेकर 10 तक आपको रेट करना है अपने आप को, आप कितने हो। तो वही आपके सेल्फ इस्टीम बताता है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा वैल्यू जज करो, आप कितने आप अपने दिमाग में आप कितने काबिल हो, ठीक है। अब जब हाई सेल्फ इस्टीम होगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप समझोगे कि हाँ आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग। फिर जब लो सेल्फ इस्टीम होगी तो क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपको क्या बताती है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने आप को कैसे समझते हो, आप अपने आप को कैसे असेस करते हो। 6 और 7 ये जो एज है ना, 6 और 7 ईयर, इसी टाइम पर चिल्ड्रंस है ना अपने इन चार एरियाज़ के अंदर क्या समझ लेते हैं, अपने आप की सेल्फ इस्टीम डेवलप कर लेते हैं। ये होते हैं अकेडमिक कॉम्पिटेंस, यानी कि अकेडमिकली मैं कितना ज़्यादा सही हूँ, कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, वो एक डेवलप कर लेगा बच्चा, ठीक है। वो उस टाइम तक समझ में आ जाएगा उसे कि हाँ वो अकेडमिकली अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो सोशली रिलेशन बनाने में, यानी सोसाइटी में वो कितना अच्छे से बात कर पा रहा है, कितना सोशल है वो क्या बन जाएगा, सोशल कॉम्पिटेंस का पार्ट बन जाएगा, ठीक है।
और फिर थर्ड आ जाता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, फिजिकल कॉन्फिडेंस का ये पार्ट बन जाएगा। एंड फोर्थ वन इज़ वो कितना सुंदर है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसका ये पार्ट बन जाएगी। इन 4 चीज़ों में तो एटलीस्ट अवेयर हो जाता है 6 से लेकर 7 की एज में ही, और यही उसको आगे जाकर और ज़्यादा रिफाइन कर देता है। ये सारी चीज़ें 4 जो फील्ड्स हैं और ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं, और उसे अपना जो ओवरऑल सेल्फ इस्टीम है वो पता चल जाता है। जब हम डिफरेंट जो एरियाज़ है ना उसको इवैल्यूएट करके कंबाइन करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, ओवरऑल जो हमारी सेल्फ इस्टीम है वो कैसी है। अब देखो, हम एवरीडे में भी आप देखोगे जिसके पास एकेडमिकली अच्छा होगा ना सेल्फ इस्टीम, वो स्कूल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जिसके पास स्पोर्ट्स का सेल्फ इस्टीम अच्छा होगा, वो क्या करेगा, वो गेम्स में अच्छा होगा। तो आप देखो एवरीडे लाइफ में भी आपको पता चलता है कि हाँ इसका सेल्फ इस्टीम इसमें अच्छा है, क्योंकि अपने आप को मतलब जो एक कॉन्फिडेंस है ना वो भी इसी का पार्ट होता है। ठीक है। अब जो लो सेल्फ इस्टीम होता है ना, कई बार बहुत सारे देखोगे कि वो किसी में भी अच्छे नहीं, वो अपने आप को समझ नहीं रहता, वैल्यू ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एंटी सोशल बिहेवियर होता है, वो सोशल इतना ज़्यादा बात नहीं कर पाते। और ये किसकी वजह से होता है, जब आपके पेरेंट्स की वजह से ही बोला जाता है कि बहुत बार होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपके लिए सारे डिसीजन ले रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं लेने दे रहे हैं, जब आपको ज़रूरत नहीं है तब भी पेरेंट्स ही आपके सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लो सेल्फ इस्टीम डेवलप हो जाता है। जबकि अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग होगी तो उसकी वजह से हाई सेल्फ इस्टीम होता है। अब बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, सेल्फ एफिकेसी उसकी बिलीफ कि वो उस सिचुएशन के अंदर सक्सीड कर सकता है, उसकी एबिलिटी पर उसका बिलीव कि वो सिचुएशन के अंदर सक्सीड हो जाएगा। ठीक है, उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। ये क्या बनाती है, सेल्फ एफिकेसी बनाती है। अब जो उसके अंदर हाई होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक सिचुएशन के अंदर क्या कर लेते हैं, हाई सेल्फ इस्टीम, यानी कि उसके पास उतनी एबिलिटीज़ है कि वो उस सिचुएशन को पार कर ले। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ जाए, उसको सक्सीड कर ले। ठीक है। और इसको हम किसके ऊपर से, मतलब किसके बेसिस पर हमने डिफाइन किया है, बंधुरास सोशल लर्निंग थ्योरी। बंधुरास सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, ये एक थ्योरी है, उन्होंने बोला कि हम दूसरों को देखकर क्या करते हैं, उनके जो भी वो बोल कर रहे हैं ना उसको इंटीमेट यानी कि उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और जब हमारी सेल्फ इस्टीम हाई होती है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फियर हमें ज़्यादा नहीं लगता, हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, और इसको कभी भी डेवलप किया जा सकता है। पॉजिटिव मॉडल हो गए, सोसाइटियल सपोर्ट हो गया, पेरेंटल जो सपोर्ट हो गया, या फिर जो पर्सनल आपके जो सक्सेसेस है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाती है। एक ढंग से आप उसको समझ सकते हो कि अपने आप पर कितना विश्वास है इस बंदे का। ठीक है। तो वही क्या बनाता है, सेल्फ एफिकेसी बना देता है। अब बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन के बारे में। सेल्फ रेगुलेशन तो आपको समझ लिया होगा कि मैं अपने आप को कितना ज़्यादा रेगुलेट कर सकता हूँ, अपने जो बिहेवियर उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, उसको ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैं उसको कितना ज़्यादा, जब मुझे मतलब कोई अग्रेसिव एक सिचुएशन दे दी कि उसको गुस्सा दिला रहे हो, अब अपने आप को कितना ज़्यादा रोक पाएगा। ठीक है, गुस्सा नहीं आने से, उसको जहाँ पे मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर्स को। वही क्या बनाते हैं, सेल्फ रेगुलेशन बनाते हैं, जिसके अंदर हमारी जो एबिलिटी होती है कि हम ऑर्गेनाइज करें और मॉनिटर करें हमारे बिहेवियर को। ठीक है। अब जब आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो अपनी एनवायरमेंटल डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बन जाता है, विल पावर। ठीक है। हम जब जो सिचुएशन होती है उसका जो प्रेशर होता है उसको रेजिस्ट कर पाए, तब क्या बन जाती है हमारी वो विल पावर, उसको हम विल पावर कहते हैं। और सिचुएशन को हम मतलब सिचुएशन का जो है ना हमारे ऊपर प्रेशर है उसको डिले कर सके। ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, हमारा सेल्फ कंट्रोल बन जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके अंदर। और इसके अंदर आप देखोगे कल्चरल भी, जैसे हमारे व्रत होता है, हमारे जो रोज़ा होता है, वो भी इसको अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी टेक्निक्स आपको 3 दे रखी है। सबसे पहले तो आपको अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा कि मैं कैसा कर रहा हूँ, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, उसके बाद में बोलो कि मुझे नहीं करना है या फिर मुझे करना है। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन एक मेथड है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर एक मेथड है। और फिर अगर आपने जैसा आपने सोचा था वैसा ही किया, ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि मैं 2 घंटे तक पढ़ूंगी, मैंने 2 घंटे तक पढ़ लिया। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगी कि हाँ इसके बाद में मैं ये काम करूँगी। तो क्या हो सकता है, एक तो हम सेल्फ रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, यानी जब मैं उस डिज़ायरेबल बिहेवियर को करूँ तब मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। 3 मेथड्स है, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट।
बात करने वाले हैं कल्चर एंड सेल्फ। कल्चर एंड सेल्फ, देखो सेल्फ है ना कल्चर से ऑटोमेटिकली लिंक्ड होता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें नहीं है, इसको बिना कल्चर के सेल्फ का है ना इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता। मैंने बोला ना एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वेरी रिक्वायर्ड इन द मॉडिफिकेशन और इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ, तो वो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब इसके अंदर दो आते हैं, एक होता है वेस्टर्न मॉडल, एक होता है इंडियन मॉडल। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? देखो इंडियन मॉडल क्या है कि उसके अंदर बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, और वेस्टर्न मॉडल के अंदर बाउंड्रीज फिक्स है कल्चर और सेल्फ के अंदर। उसके अंदर क्या है कि दूर दूर है कल्चर और सेल्फ, ठीक है, एक अलग अलग चीज़ है। जो सेल्फ और कल्चर है वो मिक्स नहीं होते, जबकि इंडियन बाउंड्री में आप देखोगे कई बार मिक्स हो जाते हैं, कई बार अलग हो जाता है, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता कि कभी अलग हो रहे हैं कभी एक साथ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम दूसरों के साथ भी मिलते हैं, ठीक है, और एक बार कभी तो हम दूसरों के साथ मिलकर सोशली हम करेंगे, ठीक है, एक बार होगा कि हम पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे। तो क्या होता है, चेंज होते रहते हैं इंडियन जो है व्यू में। इंडियन जो कल्चर का जो व्यू है कल्चर एंड सेल्फ का, उसके अंदर चेंज होते रहते हैं। वेस्टर्न के अंदर फिक्स रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म, यानी कि सेपरेट रहते हैं, एक साथ कभी नहीं आते। और जबकि जो एशियन वाला है जिसके अंदर इंडियन भी होता है उसको कलेक्टिविज्म बोलते हैं, यानी कि एक साथ रहेंगे या हार्मनी के साथ रहेंगे। अब कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या होती है? देखो पर्सनालिटी लैटिन से बनी है, लैटिन वर्ड जिसका नाम है पर्सोना। पर्सोना क्या होता है, एक मास्क होता है जो जब भी कोई प्ले करता था थिएटर में, रोमन थिएटर में, तो उसको पहनना पड़ता था, ठीक है, और वो उस जो कैरेक्टर है उसके रोल्स के अंदर आ जाता था। ये ज़रूरी नहीं होता था कि उसकी जो पर्सनल लाइफ में भी वो उसी क्वालिटीज़ को पोजेस करे, बस उसके रोल में आ जाता था। अब अगर मैं आपसे पूछूँ एक कि अगर नॉर्मल इंसान से आप पूछोगे पर्सनालिटी क्या होती है, तो वो तो बोलेगा कि हाँ अगर कोई मस्कुलर है तो वो उसकी एक पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है, यानी कि उसके जो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है वो उसकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। पर साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो साइकोलॉजी के अंदर डेफिनेशन क्या होती है पर्सनालिटी की, कि पर्सनालिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेज है ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन, यानी कि वो उसका बिहेवियर कैसा है दूसरे इंडिविजुअल और सिचुएशन के अंदर। ये यूनिक स्टेबल क्वालिटीज़ बताती है इंडिविजुअल की, जो डिफरेंट टाइम मतलब अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर से स्टेबल रहती है, ठीक है, और इसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है बिहेवियर, थॉट्स और इमोशन के अंदर। इसके अंदर आप देखोगे बहुत बोलते हैं शाई है, अब शाई वो हर जगह रहेगा, हर सिचुएशन में हर टाइम में एक वो शाई होता है ना, तब उसकी क्या बन जाती है, वो पर्सनालिटी बन जाती है। कोई ऑनेस्ट है तो वो हर जगह ऑलमोस्ट ऑनेस्ट ही रहेगा, कुछ सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत अडेप्ट तो करेगा वो, पर ऑलमोस्ट स्टेबल बिहेवियर रहेगा उसका। तो उसके अंदर हम क्या समझ रहे हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स दोनों ही इंक्लूड करती है, ठीक है। और जो बिहेवियर एक्सप्रेशन है वो यूनिक होता है यहाँ का, ठीक है, हर एक इंसान का अलग अलग होगा, और इसके मेन फीचर्स कभी इजीली चेंज नहीं होते, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज लगता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, तब भी ये चेंज किए जा सकते हैं। और ये अडाप्टिव होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर अडाप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमें पर्सनालिटी पता चल जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो कौन सा बिहेवियर करेगा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं पर्सनालिटी रिलेटेड टर्म्स। ये छोटा सा बॉक्स दे रखा था आपके कि इसके अंदर क्या होता है, पर्सनालिटी से जो रिलेटेड टर्म्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक होती है टेम्परमेंट। टेम्परमेंट क्या होता है कि उसकी जो बायोलॉजिकली वे, मतलब वो जब पैदा हुआ तब से उसका वही वे है रिएक्ट करने का डिफरेंट चीज़ों से। एक होती है ट्रेट। ट्रेट क्या होती है, जो स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक स्पेसिफिक वे होता है, एक दे देते हैं कि हाँ वो कैसे बिहेव करेगा। फिर होता है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन यानी कि उसकी टेंडेंसी, मतलब वो कितना फास्ट एक सिचुएशन से रिएक्ट करता है। फिर होती है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है कि जो ओवरऑल पैटर्न है, हम रोज़ रोज़ जो देखते हैं ना उसका बिहेव, वो होता है उसका कैरेक्टर। हैबिट क्या होती है कि उसको रोज़ ही करना है वो, मतलब किसी को स्मोकिंग की हैबिट है तो वो क्या करेगा, बहुत बार करेगा, उसको ओवरलर्न है, यानी कि उसको करना ही करना है। फिर वैल्यूज़, यानी कि जो हमारे आइडियल्स हैं, जैसे कुछ बोलते हैं ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी उनका आइडियल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चलने की कोशिश करते हैं। एक आइडियल्स है, उनके बिलीव्स है, उनके गोल्स है, ठीक है, जो वो कंसिडर करते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वर्थवाइल है। अब हम बात करने वाले मेजर अप्रोचेस की जो साइकोलॉजी की स्टडी के अंदर है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर करते हैं अपने सेल्फ के बारे में, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेस भी दे रखे हैं उन्होंने। एक होती है टाइप, एक होती है ट्रेट,
और एक होती है इंटरैक्टिव। टाइप क्या होती है कि हम एक टाइप के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल को क्लासीफाई कर देंगे जिनके अंदर डिफरेंट जो बिहेवियर है वो आएगा, ठीक है, ब्रॉड बिहेवियरल पैटर्न्स आएंगे। यानी कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है, सपोज कोई इंट्रोवर्ट है, तो उसके अंदर शाइनेस भी आ जाएगी, ठीक है, उसके अंदर टिमिडनेस भी आ जाएगी, उसके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर भी आ जाएगा उसके। तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं एक ही टाइप के अंदर डिवाइड कर दूँ ना, तो क्या बन जाता है, टाइप अप्रोच बन जाता है। एक सिमिलर बिहेवियर हो, भले उनके अंदर थोड़े बहुत क्या हो, डिफरेंसेस हो। और इसको अभी तक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेड अप्रोच। ट्रेड अप्रोच के अंदर क्या होता है, मैं एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट लूँगी। अगर कोई शाई है तो मैं उसको शाइनेस के अंदर अलग करूँगी, ठीक है। अगर कोई फ्रेंडली है तो मैं उसको फ्रेंडली के अंदर अलग करूँगी, ठीक है। अगर कोई एंटी सोशल है तो मैं उसको एंटी सोशल के लिए अलग करूँगी। तो क्या होगा, मैं ट्रेड्स के अंदर एक छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना पर्सनैलिटी के, उसके अंदर क्लासीफाई कर दूँगी, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के अंदर क्लासीफाई कर दूँगी। अब इंटरैक्शन अप्रोच क्या होता है, जिसके अंदर हम सिचुएशन को देखते हैं। इंटरैक्शन यानी सिचुएशन से इंटरैक्ट कर रहा है। देखो जो लोग हैं ना वो या तो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो एक्सटर्नल फैक्टर से, पर ये इन्फ्लुएंस तो करते हैं उस इंसान को, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स उस इंसान को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम क्या पढ़ते हैं, इंटरैक्शन अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं। अब ट्रेड्स क्या है, जो दो अलग अलग सिचुएशन ले लो आप, कि एक आपसे बात कर रहा है आपका फ्रेंड, एक प्रिंसिपल से बात कर रहा है, तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस तो आएंगे ना। तो ट्रेड्स क्या है, जो दो अलग अलग सिचुएशन है उसके अंदर कंसिस्टेंसी कम बना कर रखते हैं, उनकी लो कंसिस्टेंसी होती है। अब बात करने वाले हैं टाइप अप्रोच के बारे में। टाइप अप्रोच हमने उसके अंदर क्या होता है कि हम एक टाइप ले लेते हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो इंडिविजुअल को एक साथ ही ग्रुप कर देते हैं। अब एंशिएंट टाइम के अंदर क्या था कि जो बॉडी फ्लूइड था उसके अकॉर्डिंग हम करते थे ये। जैसे हिप्पोक्रेट्स, उसने जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर 4 टाइप्स में डिवाइड किया, सेंग्विन, फेल्गिमिटिक, मेलकोरॉनिक एंड क्लोरिक। जो हमारे इंडिया के अंदर है ना चरक संहिता, उसने है ना 2 में डिवाइड किया, त्रिदोष और त्रिगुण। दोनों की वजह से क्या होता है, जो इंसान का है ना पर्सनालिटी वो चेंज होती है। अब दोनों ही हर इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं। त्रिदोष क्या होता है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। ये हमारी नेचर दिखाता है, हमारी प्रकृति, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो बताते हैं। त्रिगुण क्या होता है, इसके अंदर 3 गुण के बारे में बात की गई है, सत्व, राजस और तमस। सत्व क्या होता है कि जो क्लीनिनेस, जो सच्चाई है, जो मोह माया के भाव में नहीं आएंगे, ठीक है, जो डिसिप्लिन है वो क्या आ जाता है, सत्व में आ जाता है। राजस क्या होता है, जो राजा से कनेक्ट करो कि राजा क्या होता है, डिज़ायर रखता है, वो है ना मोह माया से बंधा हुआ रहता है, ठीक है, उसके एम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, राजस का पार्ट बन जाता है। तमस यानी कि जिसके पास एंगर, जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिसको है ना बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, जो हेल्प नहीं कर पा, मतलब आपको हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अरोगेंट होगा, वो क्या बन जाता है, तमस का पार्ट बन जाता है। और ये तीनों ही गुण डिफरेंट लेवल्स के अंदर हर इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों होते हैं, एक ऐसा नहीं होगा कि एक नहीं होगा बाकी 2 होंगे, हर 3 गुण प्रेजेंट होते ही है। फिर आया था शेल्डन ने क्या बोला कि हम बॉडी फ्लूइड कैसा है उसके बेसिस पर हम इंडिविजुअल को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है एंडोमॉर्फिक जो फैट होते हैं, यानी जो मोटे होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन जो ज़्यादा सोशलेबल होंगे, यानी कि सोसाइटी के अंदर उनका ज़्यादा रोल होगा, ठीक है, बातचीत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और रिलैक्स होंगी, काम नेचर होगा उनका। एक होता है मेजोमॉर्फिक क्या होता है, जो मस्कुलर होंगे, ठीक है, जो करेजफुल होंगे, यानी बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे, ठीक है, जो एनर्जेटिक काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो हो जाता है मेजोमॉर्फिक। एक होता है एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, जो पतले होते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा ताकत नहीं होती, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक आर्टिस्टिक ज़्यादा होते हैं, यानी कि आर्टफुल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टोमॉर्फिक। पर ये आप देखोगे ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये इतना सिंपलिस्टिक था, मतलब इसके अंदर आप रियल में आप नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा ही हो, एक प्रेडिक्शन आप नहीं लगा सकते कि ऐसा ही हो। एक आप बोल सकते हो कि एक जो स्टीरियोटाइप है ना, मतलब स्टिक टाइप था ये। अब बात करते हैं जंग टाइपोलॉजी, जिसको वाइडली हम जानते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। हम सब जानते हैं इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो शाय होते हैं, जो इमोशनली आपको इतना बता नहीं पाएंगे, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अवॉइड करते हैं उसको हमेशा। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, सोशलेबल होता है, यानी कि बाहर जाऊँगा, मज़े करूँगा, जो स्ट्रेस होता है वो भी उसको सोशल एक्टिविटी से ही हैंडल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा वाइडली नोन टाइपोलॉजी है, जो अंक की टाइपोलॉजी है। फिर आया था फ्रीडमैन एंड रोजमैन। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिए थे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी।
टाइप सी किसने दिया था, मॉरिस ने दिया था। ठीक है, टाइप ए उन्होंने क्या बोला था कि जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है जिसके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, यानी पेशेंस कुछ नहीं, फटाफट सब कुछ चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम प्रेशर्ड है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है उसको कि सब कुछ मेरे साथ अर्जेंट होना चाहिए, मुझे ये सक्सेस चाहिए, वो चाहिए, मुझे सब कुछ अर्जेंटली अभी अभी चाहिए। ठीक है, और ये क्या बोला उन्होंने कि जो हाइपरटेंशन है वो उसका ज़्यादा प्रोन होते हैं, यानी कि उसका ज़्यादा शिकार होने की इनकी संभावना होती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एक डिजीज़ है, उसका भी शिकार होने की ज़्यादा संभावना होती है। फिर उन्होंने टाइप बी बोला। टाइप बी क्या है, जो रिलैक्स्ड है कि हाँ होगा, पेशेंट है, अब्सेंस, जो मतलब टाइप ही नहीं होना जिसके पास, वो टाइप बी का है। फिर टाइप सी दिया गया था जो कोऑपरेटिव है, यानी कोऑपरेट करते हैं, ज़्यादा ठोस नहीं है, जो अनअसर्टिव है। ठीक है, और जो भी उनकी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था, मॉरिस ने दिया था। और इसको क्या बोला कि ये जो टाइप सी वाले लोग होते हैं ना, ये कैंसर से प्रोन होते हैं, यानी कैंसर उन्हें होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर टाइप डी आएगा जो डिप्रेशन से प्रॉब्लम होती है, यानी कि ठीक है, इतना ज़्यादा पेशेंस भी है थोड़ा, ठीक है, मोटिवेशन ठीक ठाक है और थोड़े ज़्यादा रिलैक्स्ड है, पर अपने जो प्रेशर, अपने जो नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, डिप्रेशन से ज़्यादा प्रॉन होते हैं। अब ये भी क्या था, सिंपलिस्टिक वे था, इतना ज़्यादा अच्छे से आपको इसमें नहीं पता चलेगा। ये कॉम्प्लेक्स होती पर्सनालिटी, इसमें बहुत ज़्यादा ये जो टाइप अप्रोच है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपली इसको क्लासीफाई कर रखा है। ट्रेड अप्रोच की बात करें तो ट्रेड अप्रोच में आपको क्या दिखा कि बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ट्रेड अप्रोच हमें एवरीडे लाइफ में हमें पता चलेगा, ठीक है, कि वो शाय है, वो टीमेड है, वो एग्रेसिव है, वो नहीं है, हमने एवरीडे लाइफ में ये देखा होगा, इसलिए हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं पर्सनालिटी का। ट्रेड क्या होते हैं, रिलेटिवली एंड्योरिंग एट्रीब्यूट और क्वालिटी जो एक इंसान को दूसरे से अलग बनाती है, यानी कि वो हर सिचुएशन के अंदर एक सिमिलर एक ट्रेड लेकर चलता है और जो उसे दूसरे से अलग बनाती है। इसके अंदर बहुत सारे पॉसिबल आपको बिहेवियर दिखेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये स्टेबल होती है ओवर टाइम, ठीक है, कंसिस्टेंस होती है, सिचुएशन वाइज पे कंसिस्टेंट होगी, यानी कि दो अलग अलग सिचुएशन में भी कंसिस्टेंट ही चलेगी। अब इनकी जो स्ट्रेंथ कितनी है, उनका कॉम्बिनेशन कितना है, वो अलग अलग इंडिविजुअल पर अलग अलग होता है। इसको कई बार क्वांटिटी वाइज भी मेजर किया जाता है। अब इसके अंदर आती है अल्फोर्ड्स ट्रेड थ्योरी। ठीक है, जो किसने दी, गॉर्डन अल्फोर्ड ने दी थी। इसने क्या बोला था कि जो इंडिविजुअल है वो उसके पास बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जो डायनेमिक है नेचर के अंदर, यानी इवॉल्व करते रहते हैं नेचर के अंदर। और ट्रेड्स किसके बीच में होते हैं, जो स्टिमुलस यानी जो हमें एनवायरनमेंट से मिली है और जो रिस्पॉन्सेज है हमारे, उसके बीच में क्या आ जाता है, ट्रेड्स आ जाते हैं। अगर वो चेंज हो गए तो रिस्पॉन्स भी अलग अलग होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो भी हो जाते हैं। और ट्रेड्स को हम पता कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना उसको स्टडी किया इन्होंने सबसे पहले तो, और उसके अंदर जो वर्ड्स थे ना उसको सबसे ज़्यादा स्टडी किया। और इन्होंने कहा था कि जो वर्ड्स है वही डिस्क्राइब करते हैं इंडिविजुअल कैसा है। ठीक है, वही उसको उसकी पर्सनैलिटी को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं। उन्होंने 3 थ्रेड्स दिए थे, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेड्स क्या होते हैं, एक बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, यानी कि जो स्ट्रांगली एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि जो गांधी नॉन वायलेंस है, जो हिटलर नाजिज्म है, इसकी वजह से इनकी खुद की पूरी ट्रेड आइडियोलॉजी डेवलप होगी, पूरी आइडेंटिटी डेवलप होगी, गांधीयन, हिटलरियन। तो एक बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े रहते हैं ना कि इनकी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर आती है सेंट्रल, जो जनरलाइज तो है फिर भी क्या है, थोड़ा कम परवेसिव है, जैसे थोड़ा बहुत आप जनरली बात कर सकते हो, वार्म है, ये सिंसियर है, ठीक है, ये फिर डिसिप्लिन है, तो आप जनरल इसको बात कर सकते हो। सेकेंडरी ट्रेड क्या होता है, जनरलाइज नहीं होते, बहुत ही कम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर अलग अलग होते हैं कि किसी को सपोज एप्पल पसंद है, ठीक है, किसी को मैक्स पसंद है, किसी को नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग होते हैं, किसी को साड़ी पहनना पसंद है, तो अलग अलग ये सेकेंडरी ट्रेड्स अलग अलग होते हैं। अल्फोर्ड ने क्या किया था, जो सिचुएशनल इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनका इन्फ्लुएंस को जो क्या किया था, रिकॉग्नाइज तो किया ही था, पर इन्होंने ट्रेड का बोला था कि ट्रेड हमेशा जो स्टिमुलाई है और जो रिस्पॉन्स है उसके बीच में तो आती ही है। अगर ट्रेड चेंज हो गई तो डिफरेंस जो रिस्पॉन्स है वो भी चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कैटल ने। ठीक है, रेमंड कैटल ने बोला था
उन्होंने दी थी पर्सनालिटी फैक्टर्स। और इन्होंने क्या यूज़ किया था, फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके अंदर उन्होंने दो के अंदर बोला था, एक होती है सोर्स ट्रेड और एक होती है सरफेस ट्रेड। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि जो कॉमन स्ट्रक्चर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, वो कैसे हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेड्स। प्राइमरी और सोर्स ट्रेड्स क्या है, जो सोर्स है यानी कि स्टेबल है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है पर्सनालिटी का, वो इन्होंने बोला था सोर्स ट्रेड है यानी कि स्टेबल है। और फिर उन्होंने सरफेस ट्रेड्स की बात की। ठीक है, जो हम सरफेस से जो इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, उससे क्या बनती है, सरफेस ट्रेड्स बनती है। और ये क्या होती है, मॉडिफिकेबल होती है। जबकि जो सोर्स ट्रेड है उन्हें हम चेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब इन्होंने ही 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर डेवलप किया था, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज आइजैक थ्योरी। एनजी आइजैक ने दी थी। इन्होंने इसको अंदर दो मेन चीज़ों में क्लासीफाई किया था, और ये किसके बेसिस पर किया था, बायोलॉजिकली। जो बायोलॉजी है, जो जेनेटिकली है, उसके बेसिस पर इन्होंने किया था। फर्स्ट वन इज न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म क्या होते हैं, जो इमोशनली स्टेबल ना हो। ठीक है, जो मूडी हो, मतलब स्टेबल नहीं हो उनका बिहेवियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल इजीली खो देते हैं, एंशियस रहते हैं। ठीक है, मूडी होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। और सेकंड कैटेगरी थी, मतलब इसी के अपोजिट, दैट इज इमोशनली स्टेबल, जो काम होते हैं, जिनका टेम्परमेंट सही होता है, जो रिलायबल हो। सेकंड वन इज एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, जिन्हें बाहर जाना काफ़ी पसंद है। ठीक है, जो एडवेंचर को काफ़ी ज़्यादा सीख करते हैं, एड्रेनलिन, जिनके एड्रेनलिन एडवेंचर काफ़ी पसंद होता है। और इंट्रोवर्ट्स यानी कि जो पैसिव होते हैं, जो इतना ज़्यादा शांति पसंद करते हैं, काम होते हैं, ठीक है, रिजर्व्ड होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट्स। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद में जो थर्ड डायमेंशन और ऐड कर दी गई थी, दैट इज साइकोटिज्म एंड सोशलिज्म। साइकोटिज्म क्या होता है, जो सोशल बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, जो एंटी सोशल होंगे, जो हॉस्टाइल होंगे, ठीक है, जो ईगो सेंट्रिक होंगे, मतलब अपने से मतलब रखेंगे, एकदम ऐसे अजीब सा उनका बिहेवियर होगा। और एक होता है सोशलेबल। सोशलेबल क्या होता है, जो सोसाइटी के अंदर आराम से बातचीत कर लेंगे, ठीक है, हॉस्पिटेबल होंगे और सोशल बिहेवियर होगा उनका। और उन्होंने आइजैक पर्सनालिटी क्वेश्चनर भी बनाया था। अब हम बात करने वाले हैं 5 फैक्टर मॉडल। ठीक है, जो किसने दिया था, पॉल कोस्टा और मैकक्लेरी ने। इसके अंदर क्या था, उन्होंने 5 बिग फैक्टर्स पर डिवाइड कर दिए थे। सबसे पहले तो क्या बोला था उन्होंने कि हम ओपन कितने हैं एक्सपीरियंसेस से, हम क्यूरियस कितने हैं, ठीक है, कल्चरली इंटरेस्टेड कितने हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है वो कितनी है। तो जो इसके अंदर हाई होते हैं वो ये सारे जो है ना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो लो होते हैं वो रिजिड होते हैं काफ़ी। सेकेंड उन्होंने बोला था कि एक्सट्रोवर्जन कितना है हमारा, सोशल एक्टिव कितने हैं। जो इसके अंदर हाई होते हैं वो क्या होते हैं, सोशल एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, फन लविंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। और जो उसके अंदर लो होते हैं वो शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। थर्ड उन्होंने क्या बोला था, एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस यानी क्या होते हैं कि हम कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कितने ज़्यादा कोऑपरेटिव है, कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। और जो लो होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। फोर्थ उन्होंने बोला कि न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म क्या होता है, जो अनस्टेबल हो, ठीक है, एंशियस हो, जो इरिटेट हो जाता है बहुत ईजिली। और जो नहीं हो, बहुत कम होता है इसके अंदर, वो क्या होता है, वेल एडजस्ट हो जाता है, सोशल होता है। फिफ्थ उन्होंने क्या बोला था, कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला था, जो अचीवमेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, हाई जो होते हैं वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं और डिपेंड किए जा सकते हैं, मतलब उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। और जिसके अंदर लो होते हैं वो इम्पल्सिव होते हैं। ठीक है, इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 फैक्टर मॉडल। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर भी आपको मिल जाएगा, इंडियन लैंग्वेज के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं देखकर भी। साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या है, देखो साइकोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच है। ठीक है, और ये किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड, एक फिजिशियन थे, जिन्होंने ये कब दी थी, अपने क्लिनिकल स्टडी के टाइम ही दी थी। मतलब वो क्लिनिक थे, उसके अंदर जो भी उन्हें पेशेंट मिले उसके ऊपर ही उन्होंने उनको समझ कर ही ये दिया था। और ये उसके अंदर क्या करते थे, हाइपोनेसिस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे उनकी इमोशनल और फिजिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने इसके अंदर क्या पाया, जब भी कोई पेशेंट है ना अपनी बात, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बता देता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर फील करता है, मतलब उसका बोझ हल्का हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोला, फ्री एसोसिएशन, यानी कि एक इंसान को ऐसा एनवायरनमेंट दे दो जिसके अंदर वो अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस कर सके। सेकेंड इन्होंने यूज़ की थी ड्रीम एनालिसिस, और थर्ड एनालिसिस ऑफ एरर।
इन्होंने सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया कि एक होता है कॉन्शियस, जिसके बारे में अवेयर हूँ, ठीक है। एक होता है प्री कॉन्शियस, जिसके बारे में अगर मैं अटेंड करूँ उसे, यानी कि मैं उसके ऊपर ध्यान दूँ तो मैं अवेयर बन सकता हूँ। एक होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या होता है कि मैं बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ, वो हिडन है। क्यों हिडन है? क्योंकि उसके अंदर इतने वाइल्ड थॉट्स होते हैं, होती है, ठीक है, जिसके ना आप मेनली देखोगे सेक्सुअल डिज़ायर्स आ जाती है, जिन्हें हम रिप्रेस कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, और इसको हम रिप्रेस कर देते हैं क्योंकि हम ऐसा एक्सेप्टेबल वे नहीं निकाल पाते कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकें। और अगर इसको सही से रिजॉल्व नहीं किया जाता तो अब नॉर्मल बिहेवियर आपको मिल जाता है। हम इसको कैसे पता कर सकते हैं? फॉरगेटिंग, जब हम बार बार चीज़ें भूल जाते हैं, हम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, हम जोक्स बहुत सारे हैं, जो ड्रीम्स बहुत सारे हैं, वो क्या बन जाते हैं? हमारे अनकॉन्शियसनेस का विंडो बन जाते हैं। ड्रीम्स में हमें कुछ दिखता है, हम मिस प्रोनाउंस कर देते हैं कई बार। तो इसके अंदर क्या होता है? अनकॉन्शियस हमारा जो है वो अच्छे से वापस आने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। फ्रूड ने साइको एनालिसिस एक डेवलप किया था, जिसके अंदर क्या था? जो अनकॉन्शियस है उसको अवेयर करो। एक इंसान को अपने अनकॉन्शियस से भी अवेयर कराओ, ठीक है। एक अवेयर लाइफ जिए इंसान और इंटीग्रेट करो, तब वो लाइफ है ना उसकी सही से वो जी पाएगा, ठीक है। अब उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था पर्सनालिटी का, एक उन्होंने 3 चीज़ें दी थी, ठीक है, 3 न्यूरो प्राइमरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स दिए थे। अब ये बात ध्यान रखने की चीज़ है, ये फिजिकल पार्ट्स नहीं है, यानी कि ये सिर्फ कंसेप्ट्स है, ठीक है, ये फिजिकल पार्ट्स नहीं है, आपको ब्रेन में ऐसे निकालोगे ऐसे दिखेंगे नहीं, ठीक है। एक होता है आईडी, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। आईडी क्या होता है? आईडी आप बोल सकते हो जो अनकॉन्शियस है उसका पार्ट है, अनकॉन्शियस, ठीक है। ईगो आप बोल सकते हो कि हाँ अनकॉन्शियस के अंदर सबसे पहले आईडी को समझते हैं। आईडी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी होती है जो प्लेजर सीकिंग होती है, यानी कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे नहीं पता सच है या सही है या नहीं है, मुझे तो बस चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर होगी, आपकी जो एग्रेसिव इंपल्सेस होगी वो होगी, जो आपकी नीड्स होगी वो होगी, जिनको आपको अभी चाहिए, ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, ठीक है। जो प्लेजर चाहता है और पेन को पूरी तरह अवॉइड करना चाहता है, ये आपको ना तो ये सोचेंगे कि ये सही है कि नहीं है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचना, बस मुझे चाहिए, बस चाहिए, ठीक है। ये होता है आईडी, और इसको ही हम क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं। एक होता है ईगो। ईगो क्या होता है? जो आईडी से ही बना है, यानी कि आईडी से हमें जो सारी चीज़ें मिली है ना उसको हमें सही में रियलिस्टिकली कैसे आप बता सकते हो। देखिए रियलिटी प्रिंसिपल पर ही काम करता है, आईडी प्लेजर प्रिंसिपल पर और ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर। यानी कि जो आईडी से मुझे प्लेजर तो चाहिए, पर मुझे उसको एक सही ढंग से एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर से क्या करना है? प्लेजर सीख करना है, रियलिस्टिक वे से प्लेजर सीख करना है। अब एक होती है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है कि मॉरली जो चीज़ सही है, जो मॉरली है वो करो, जो मॉरली नहीं है वो मत करो, ठीक है। सुपर ईगो एक जो मॉरली करेक्ट एक्शन है जिसकी वजह से आपको कोई गिल्ट नहीं होगा, ठीक है, आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी, वो करने के लिए बोलता है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब किसी के पास आईडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, किसी के पास सुपर ईगो की ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? इंडिविजुअल के है ना जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है। अब आईडी के अंदर 2-3 तरह की चीज़ें हैं। लाइफ, ये 2 इंस्टिंक्ट है आईडी के अंदर, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में फ्रेड ने इतना एम्फोसाइज नहीं किया है। लाइफ इंस्टिंक्ट के अंदर उसने बोला है कि एक सेक्सुअल एनर्जी होती है जिसको लिबिडो बोलते हैं। लिबिडो क्या होता है? जो आईडी को एनर्जाइज करती है और जिसको इमीडिएट प्लेजर चाहिए होता है। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये होता है कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के अंदर आईडी होती है, ठीक है। प्री कॉन्शियस के अंदर सुपर ईगो और जो ईगो है वो वाली आ जाती है। अब बात करने वाले ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। हम क्या करते हैं? एंजाइटी से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, हमारा जो भी बिहेवियर होगा ना वो एंजाइटी से बचने के लिए होगा, और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ठीक यही करता है। ये क्या करता है? रियलिटी को बदलने की कोशिश करता है ताकि हमारी एंजाइटी क्या हो? कम हो। अब ये ठीक ठाक नॉर्मल लेवल पर चल रहा है तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा होने लग गया तो क्या होगा? मेल एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर की डिफेंस आपको क्या मिलेगा? मतलब कुछ ऐसे आप 5 चीज़ें दे रखी जो हम नॉर्मली करते हैं पर हम अवेयर नहीं है इसके बारे में, ठीक है। एक होता है रिप्रेशन, यानी कि जो भी हमारे थॉट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? जैसे एंजाइटी क्यों आती है? जब हम हमारे थॉट्स को है ना जब है ना रिप्रेस करते हैं तब एंजाइटी आती है। कई बार होता है कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं मैंने क्यों कर दिया, तो वही क्या होता है? जो हमारे थॉट्स जिसको हमने रिप्रेस कर रखा है, अंदर दबा रखा है, वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, वो वापस
हमें वो क्या कर रहे हैं, वापस प्रोवोक हो रहे हैं, वापस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वही काम करता है रिप्रेशन, उसको रिप्रेस करने के लिए ट्राई करता है। सेकेंड इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या बोलता है कि जो मेरे पास है, मतलब मैं गुस्से वाला हूँ तो मैं एग्रेशन शो कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सभी ऐसे हैं, तो मैं इसके बारे में क्यों बुरा फील करूँ, ठीक है। सो अपने ही जो ट्रेट्स है वो सबको दे देना, वो क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन। थर्ड क्या होता है, डिनायल, कि मैं एकदम रिफ्यूज़ कर दूँ, ये हो ही नहीं सकता, ये रियलिटी हो ही नहीं सकती, मैं एक्सेप्ट ही ना करूँ। जैसे अगर किसी को कैंसर है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मुझे कैंसर है, ठीक है, तो डिनाइल कर रहा है, वो पूरा डिनाई कर रहा है। फिर फोर्थ क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप जैसे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, तो मैं काम बिहेव करने की कोशिश करूँगी, यानी कि मैं एकदम अपोजिट बिहेव करूँगी, मेरी फीलिंग्स का एकदम ही अपोजिट, ठीक है, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा काम बिहेव करूँगी, ठीक है, तो एकदम अपोजिट हो जाता है। फिफ्थ वन इज़ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन यानी कि जो ऐसी बिलीव्स, ऐसे बिहेवियर, ऐसी फीलिंग्स जो एकदम ही इलॉजिकल है, उसको मैं क्या बोलूँ, लॉजिकल बोलूँ। एकदम ही इलॉजिकल चीज़ों को मैं लॉजिकल बोलूँ। सपोज़ मैंने एक नई बुक ली, ठीक है, नया पेन लिया, इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, नया पेन लिया, तो मैंने नया पेन लिया तो मैं बोलूँगा कि हाँ मुझे एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि मैंने नया पेन लिया है। तो एकदम इलॉजिकल चीज़ों को भी मैं लॉजिकल बोलूँ, ठीक है। ये 5 मेथड्स होती हैं जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं। अब उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर स्टेजेस बताई, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइकोसेक्सुअल। इसके अंदर उन्होंने बोला कि पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पहले से ही बनना शुरू हो जाती है और स्टेबल रहती है, चेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसके लिए 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। अगर एक भी स्टेज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आने वाले स्टेज के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सबसे पहले जो स्टेज है वो इन्फेंसी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 2 साल तक चलती है। इसके अंदर क्या होता है, ओरल स्टेज बोलते हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है कि हमें प्लेजर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भूख लगी है तो ऐसे आप क्या करेंगे, हम ऐसे मुँह जो अंगूठा है वो मुँह के अंदर डाल देते हैं, तो हम क्या करते हैं, सकिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें प्लेजर मिलता है। बेसिक फीलिंग्स हम वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस स्टेज के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, एडल्ट, जब एडल्ट बनोगे तो आपको वर्ल्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सेकेंड स्टेज होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या होता है, जब हम यूरिनेशन वाला जो आता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या प्लेजर मिलता है, बॉल मूवमेंट से मिलता है प्लेजर, ठीक है। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज कब होती है, 4 से लेकर 5 ईयर्स के अंदर। इसके अंदर जेनिटल्स पर फोकस होता है, जिसके अंदर हम सेक्सुअल डिफरेंसेस को समझते हैं, ठीक है, पेरेंटल सेक्सुअल रिलेशन। जाहिर सी बात है उस टाइम आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं पेरेंट्स, तो हम उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर अलग अलग होता है। बॉयज़ के अंदर क्या होता है, ओइडस कॉम्प्लेक्स। ओइडस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक ओडिपस क्या था, एक किंग था, ग्रीक किंग था, जिसने अपने फादर को अननोइंगली मार दिया और फिर अपनी मदर से शादी कर दी। तो इस स्टेज में बॉयज़ के अंदर क्या होता है, अपनी मदर के लिए लव पैदा होता है, ठीक है, और अपने फादर के खिलाफ शत्रु टाइप की फीलिंग आ जाती है कि अच्छा नहीं है, ठीक है, और फिर उन्हें डर लगने लगता है जो पनिशमेंट है उसका अपने फादर से। तो वो क्या करते हैं, मदर का अफेक्शन पाने के लिए करते हैं, फादर का रोल क्या करते हैं, निभाना शुरू कर देते हैं। गर्ल्स के लिए क्या होता है, इलेक्टरा कॉम्प्लेक्स। इलेक्टरा क्या था, इलेक्टरा एक ग्रीक कैरेक्टर है जिसने अपने फादर को बोला कि आप अपनी मदर को मार दो, ठीक है। इसके अंदर गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि अपने फादर के लिए लव होना शुरू हो जाता है, अपनी मदर से कंपटीशन होना शुरू हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, फादर का अफेक्शन पाने के लिए क्या करते हैं, मदर का ही रोल लेना शुरू कर देते हैं। फिर आती है फोर्थ स्टेज, दैट इज लेक्टेंसी स्टेज, जिसके अंदर वापस सेक्सुअल अर्जेस होना वो इनएक्टिव हो जाती है। जो 7 ईयर से प्यूबर्टी तक है वो क्या होती है, सेक्सुअल अर्जेस इनएक्टिव हो जाती है, जिसके अंदर आप देखोगे जो पर्सनल अचीवमेंट है, जो पर्सनल ओरिएंटेशन है, उसके ऊपर ही मैक्सिमम फोकस होता है। फिफ्थ इज जेनिटल स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है, एडोलसेंस के बाद में होती है ये। इसके अंदर आपकी जो सेक्सुअल थिंकिंग है, जो मैच्योरेशन है, वो वापस आ जाता है, ठीक है। आपकी जो फीलिंग्स है आप उसको एक्सप्रेस कर ले हो, ठीक है, जो भी फीलिंग्स है जो पहले आपने छोड़ दी थी, जो आपने जब आपकी जो थर्ड स्टेज चल रही तब आपने छोड़ दी थी, वो वापस आ जाती है। पर इस टाइम क्या होता है, हेल्दी आउटकम होता है। क्यों, कि आप मैच्योर होना शुरू कर देते हो, आप जो सोसाइटी उससे इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है, सोशल और सेक्शुअल फंक्शनिंग को आप समझना शुरू कर देते हो। अब अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई या स्ट्रेस आ गया या फिर ओवर इंटेलिजेंस हो गया तो क्या होगा, फिक्सेशन होगा।
फिर क्या होता है, जब हम एक स्टेज को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए तब क्या हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रिलेशन है उसको इम्पैक्ट कर देता है इसको। अगर मैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को सही से रिजॉल्व नहीं कर पाई, ठीक है, अगर कोई अच्छे से सही से स्टेज को क्लियर नहीं कर पाया, तो क्या होगा, सेम सेक्स जो मतलब सेम जेंडर का जो पेरेंट है उसके खिलाफ हॉस्टिलिटी होगी। ठीक है। अब एक होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है कि मैं उस स्टेज से पहले वाला स्टेज, सपोज मैं 4th स्टेज पर हूँ, 4th स्टेज पर आना चाहिए मुझे, 7 ईयर से प्यूबर्टी तक मैं फिजिकली ग्रो कर रही हूँ, पर मैं स्टेज तो 3 में अटकी हूँ। तो क्या होगा, मैं इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाऊँगी, डेवलपमेंट मेरा कम हो जाएगा। ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, अंडर स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ही होता है। अब फ्रूड के बाद में भी बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो आए, उन्होंने भी अपनी थ्योरीज दी, और इसको नियो एनालिटिकल और पोस्ट फ्रूडियन थ्योरीज भी बोलते हैं। ठीक है। इनको अलग करने के लिए, जो फ्रूड की थ्योरी है उसको अलग करने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम अलग किया था। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, जो सेक्सुअल और जो अग्रेसिव रोल्स है उसको कम दिया, और जो है ना ईगो है, जो हमारी क्रिएटिविटी, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, जो हमारे हायर ऑर्डर है, उसको ज़्यादा वेटेज दिया। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल जंग की। कार्ल जंग की जो पहले क्या थे, फ्रूड के साथ ही काम करते थे, फिर उससे अलग हो गए। इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी को डेवलप किया। एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या होती है कि ह्यूमन बींग्स एम और एस्पिरेशन से गाइडेड है, यानी कि जो उनकी एस्पिरेशन है, जो उनकी एम है, उनसे वो गाइडेड है। जितना कि वो सेक्स से गाइडेड है, जितना वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनका, उतना ही उनका एम और एक्सपिरेशन का भी ओरिएंटेशन है। पर्सनालिटी उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे फोर्सेस और स्ट्रक्चर है, जो हर एक इंडिविजुअल के बीच में है, उसको जो बैलेंस है वो हमारी पर्सनालिटी बनाता है, ना कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। और उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का कंसेप्ट दिया। इसका क्या मतलब होता है कि सपोज आपने जो स्पिरिचुअली आप अगर ओरिएंटेड हो थोड़ा, तो आपने सुना होगा कि जो सब कुछ है, जो है ना, सब कुछ हमें एक भगवान से मिला है। ठीक है। तो भगवान की तरफ हमारे कॉन्शियसनेस का, अनकॉन्शियसनेस का पार्ट है। जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है वो तभी एक्टिव हो जब हम गॉड के साथ है ना कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने भी यही बोला कि जो है ना प्रीमोडल इमेजेस होती है, जैसे मदर अर्थ या फिर गॉड, उन्होंने बोला कि इसके अकॉर्डिंग ही ये इनहेरिट की जाती है अनकॉन्शियसनेस, और इसको एक्वायर नहीं किया जा सकता। और अगर हम यूनिटी बना लेंगे जो गॉड है या फिर जो मदर अर्थ है, तब क्या होगा, हम हमारे लिए पूरी तरह अवेयर हो जाएंगे, हमारे अनकॉन्शियसनेस से भी हम अवेयर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट थ्योरी दी थी कारण हॉर्ने ने, जिन्होंने ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी दी थी। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब है कि पॉजिटिव थ्योरी दी थी एज कम्पेयर टू द फ्रूड। इन्होंने ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे आइडियल सेल्फ तक पहुंचने की ट्राई कर रहे हैं। और इन्होंने जो फ्रूड था ना, उसने वुमेन को इन्फीरियर ट्रीट किया था। मतलब आप देखोगे सब कुछ जो ज़्यादा मेन फोकस है वो वुमेन पर है, वुमेन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। तो उन्होंने वुमेन को इन्फीरियर डिक्लेयर किया था फ्रूड ने। और इसका जो व्यू है वो किसने चेंज किया था, कैरन हॉर्ने ने, जिन्होंने ये बोला था कि कोई भी जेंडर हम सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं बता सकते, हर जेंडर इक्वल है। ठीक है। अब जो भी वुमेन है, इन्होंने बोला था, वुमेन के मेन कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने बोला था कि वुमेन जो है ना बायोलॉजिकल फैक्टर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, जितना कि वो सोशल और कल्चरल फैक्टर से इफेक्ट होती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कब आते हैं, जब हमारे रिलेशन दूसरों के साथ अच्छी नहीं हो चाइल्डहुड में। अब चाइल्डहुड में रिलेशन किसके साथ अच्छी नहीं होगी, पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली। तो जब पेरेंट्स ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाते हैं, सारे फैसले खुद ले लेते हैं, ठीक है, आपको या फिर आपसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ज़्यादा ही आपकी इंडल्ज है, ठीक है, आपकी जो भी फैसिलिटी है उसको ज़्यादा ही आपको दे रहे हैं, भले सही हो या नहीं हो, या फिर अंडर अप्रूवल दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका आइसोलेशन होता है या हेल्पलेसनेस होती है। उसकी वजह से बेसिक एंजाइटी बनती है, और उस बेसिक एंजाइटी की वजह से क्या होता है, बेसिक हॉस्टिलिटी डेवलप होती है। इसकी वजह से चाइल्ड होता है आइसोलेटेड हो जाता है, फिर उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। फिर आते हैं एल्फ्रेड एडलर की जो थ्योरी है, लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। इन्होंने बोला, इन्होंने सबसे पहले तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी, ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड है, वो एक पर्पस के साथ चलता है। पर्सनल गोल्स ही हमारे मोटिवेशन का सोर्स है, और बिहेवियर क्या है, पर्सनल गोल से ही बना है। अब इसके अंदर हम क्या करना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करना है। पर्सनल गोल्स के जो भी हमारा बिहेवियर चलेगा ना, उसके साथ में पर्सनल गोल्स को लेकर, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ओवरकम कर सकते हैं हम उसे। अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है,
तो हर इंसान के पास क्या होती है, इनएडिक्विटी, यानी कि वो कम है, या फिर जो गिल्ट है उसकी फीलिंग तो होती है। अब उसको ओवरकम, उसी फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी पर्सनालिटी हेल्दी हो तो, हेल्दी चाहिए तो। फिर बातें हैं एरिक फॉरम की द ह्यूमन कंसर्न्स। इन्होंने जो फ्लूइड का आइडिया था जिससे बायोलॉजिकली आप ओरिएंटेड हो उसको एकदम रिजेक्ट कर दिया और सोशल ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया कि ह्यूमंस क्या है, सोशल बीइंग्स है। तो जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स आती है वो कैसे आती है, जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरों के साथ, जब हम दूसरों से कैसे बिहेव कर रहे हैं वो हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स डेवलप करता है। जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ है जैसे ग्रोथ हो गया, हमारा पोटेंशियल का रियलाइजेशन हो गया, वो कैसा आता है, जब हम फ्रीडम सीख करते हैं, जब हम जस्टिस और ट्रुथ की तरफ जाते हैं, तब ये सारे जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ है वो डेवलप होती है। जो कैरेक्टर है वो हमारा कैसे बनता है, एक्सपीरियंसेस के साथ ही बनता है। जो कल्चर और सोशल कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे को शेप करते हैं। मतलब क्या है कि जो हम कल्चर है वो पूरी सोसाइटी से बना है, वी नो दैट, पर क्या जो सोशल ट्रेट्स है वो भी उसको इन्फ्लुएंस करती है। ऑब्वियसली जो आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो आपकी ट्रेट्स है वो कल्चर को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है, और इसकी वजह से कल्चर भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। अब इसके अंदर टेंडरनेस और लव को एम्फसाइज किया गया था एरिक फॉरम की डेफिनेशन के अंदर, जो थ्योरी है उसके अंदर। फिर आते हैं एरिक्सन। इन्होंने क्या बोला था, सर्च फॉर आइडेंटिटी थी। इनका जो मेन कंसेप्ट था वो आइडेंटिटी क्राइसिस था। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था, एक रेशनल और कॉन्शियस ईगो प्रोसेस का एम्फसाइज दिया था, और डेवलपमेंट इन्होंने बोला था लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी पूरी जिंदगी होता रहेगा। बचपन से जब पैदा हुए तब से लेकर बूढ़े तक मरोगे तब तक डेवलपमेंट होता रहेगा। और उसका जो मेन जो सेंट्रल प्लेस है वो किसकी आएगी, ईगो की आएगी। किसकी आएगी, ईगो की आएगी। और आइडेंटिटी क्राइसिस किसके अंदर होता है, एडोलसेंस के अंदर होता है। एडोलसेंस यानी कि जब आप मैच्योर हो रहे हो। तो जो यूथ है वो क्या करना है, आपको अगर जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो वो ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना एक पर्सपेक्टिव लेकर चलना है, और यूनिटी के और पर्पस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। वो आपको सेंटर में वही लेकर चलना है। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि लार्जली केस स्टडीज़ के ऊपर है, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज है बिल्कुल नहीं देती, ठीक है, स्मॉल है। आपको अब देखो बहुत ज़्यादा स्मॉल सैम्पल्स ले रखे हैं, सबको डिफाइन नहीं कर सकती है, ठीक है, और सही हो या ना हो वो भी हम नहीं बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से डिफाइन नहीं करे हुए तो हम इसको साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते। और जो फ्लूइड की जो थ्योरी थी वो मेल सेंट्रिक थी, यानी कि मेल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखती थी, फीमेल पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखती थी। अब हम बात करने वाला है बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस क्या होते हैं कि बिहेवियर क्या होता है कि जब हम रिस्पॉन्स देते हैं एनवायरनमेंट को, मतलब एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बिहेवियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या था, बिहेवियर अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पर्सनालिटी है वो क्या है, रिस्पॉन्स हम कैसे दे रहे हैं एनवायरनमेंट को, वो है। बिहेवियर अप्रोच को स्टडी करते हैं उन्होंने, वो क्या करते हैं, डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल डाटा को स्टडी करते हैं, जो डिफाइन किया जा सके, जिसे हम देख सके और जिसको हम मेजर कर सकें। और जो लर्निंग, जब हम किसी भी स्टिमुलस को देखते हैं ना, एनवायरनमेंट से जो भी हमें मिल रहा है और जो हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वही क्या होता है, बिहेवियर एनालिसिस और पर्सनालिटी का पार्ट बनता है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियर क्या होता है, अब बिहेवियर भी क्या होता है कि हम जो हमारे जो नीड्स है उसको कैसे रिस्पॉन्स दें। और लर्निंग आप देखोगे यहाँ पे 3 थ्योरीज को एम्फसाइज करा हुआ है, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। क्लासिकल कंडीशनिंग जो बेस्ट लॉ ने दी थी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो स्किनर ने दी थी, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो बिंदुला ने दी थी। अब इसको आपने 11th में पढ़ा है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसके अंदर क्या था कि हम कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है, मीनिंगफुल स्टिमुलस नहीं है, पर उसको हम किसी मीनिंगफुल चीज़ से, मीनिंगफुल स्टिमुलस से जोड़ देंगे। सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंटल था उसके अंदर क्या था कि जिसके अंदर हम क्या करें, जो पनिशमेंट, अगर सपोज किसी हम कुछ स्टिमुलस से अगर हम रिस्पॉन्ड करें तो हमें क्या पनिशमेंट मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर रिस्पॉन्स करना कम कर देंगे, और जिससे हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। थर्ड क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम दूसरों को देखकर लर्न करेंगे। हम इसके अंदर थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे, सोशल लर्निंग इन्वॉल्व करेंगे और सेल्फ रेगुलेशन भी इन्वॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं कल्चरल अप्रोच की। कल्चरल अप्रोच क्या थी, जब हम हमारी पर्सनालिटी कल्चर एनवायरनमेंट से है ना
कनेक्ट करके समझते हैं, इकोलॉजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके समझते हैं। इसके अंदर आप देखोगे जो हमारे क्लाइमेट है, जो हमारे टेरेन है, जो हमारे फ्लोरा ऑफ फॉना यानी जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स है, वो हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, हमारा सेटलमेंट सिस्टम, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा लेबर का कैसे डिवीजन है उसको भी एम्फोसाइज करते हैं। और जो ये सारी चीज़ें हैं यही हमारे कल्चर और बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे हम चाइल्ड का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको आप क्रिएट करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि डिफरेंट जो फैक्टर्स है उसको अफेक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक आप देखोगे जंगल में, वो आप है ना बिरहोर ट्राइब जो झारखंड के अंदर है, वो क्या करती है, नॉमेडिक है, हंट करती है, गैदर करती है, और उसके जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या सिखाया जाता है, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी सिखाई जाती है, ठीक है। अब उनका जो अचीवमेंट ओरिएंटेशन होगा, ऑब्वियस चीज़ है, वो ज़्यादा रिस्क लेंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत अच्छी होगी, सेल्फ रिलायंट अच्छे होंगे। जबकि आप एग्रीकल्चर जो हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर दिखोगे तो क्या होगा, ओबीडियंट होंगे हमारे चाइल्ड, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल बनाए जाएंगे क्योंकि वो एग्रीकल्चर लाइफ में हेल्प करते हैं। तो कल्चर के हिसाब से क्या होता है, हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी को जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्ट अप्रोच के अंदर। ह्यूमनिस्ट अप्रोच क्या थी, जिसके अंदर है ना फ्लूइड अप्रोच की एकदम अलग बताई गई थी। ये किसने दी थी, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो ने दी थी। फुलफिलमेंट क्या होगा, एक मोटिवेटिंग फोर्स होगा अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियल और अपने टैलेंट्स को फुल्ली अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो क्या करते हैं, अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, ठीक है। हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम उसको एक्चुअल में करें। बेसिक अजम्पशन क्या है कि बिहेवियरल गोल ओरिएंटेड है और हम उसको समझते हैं कि हमारे लिए वो वर्थवाइल है। और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अडेप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर को चूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले तो इन्होंने कब ये सारी चीज़ें बनाई थी, जब उन्होंने क्लिनिकल जो इनके एक्सपीरियंसेस थे उनसे ही बनाई थी, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के अंदर ही चारों ओर ही रिवॉल्व कर रही है ये थ्योरी, ठीक है, और एक्चुअलाइज करना चाहते हैं। अब इसके अंदर एक होती है आइडियल सेल्फ और एक होती है रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या होती है कि मैं करना चाहता हूँ, मेरी आइडियल सेल्फ है कि मुझे बनना है, ठीक है। और रियल सेल्फ क्या होती है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। अगर ये पास में होगी यानी कि एक दूसरे से सिमिलर होगी तो क्या होगा, मुझे खुशी होगी। अगर डिससिमिलर होगी यानी अलग अलग होगी, दूर दूर होगी, तो मैं क्या करूँगा, खुश नहीं रहूँगा और मैं डिससेटिस्फाइड रहूँगा। तो बेसिक चीज़ क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि आप इसको एक्चुअलाइज कर सको। एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैं आइडियल सेल्फ से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। सेल्फ ग्रो भी होती है, एक्सपेंड भी होती है और सोशल भी ज़्यादा बनती है, और उसी के साथ हमें इसको आइडियल सेल्फ के साथ कनेक्ट कर भी चलना चाहिए ताकि हमें क्या मिले, हैप्पीनेस मिले। अब इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बोला था, कंटिन्यूस चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कभी रुक जाएगी, कि 70 साल के बाद रुक जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जब से आप पैदा हो रहे हो, जब से मरोगे तब तक चलती रहेगी, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और धीरे धीरे आप और मास्टर कर लोगे, इवैल्यूएट कर लोगे, अपने आप को इवैल्यूएट करना इसके अंदर चलता रहता है, अपने आप को जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसकी तरफ जाना यहाँ पे चलता रहता है। अगर आपकी सोशल कंडीशंस अच्छी हुई तो आपका क्या होगा, हाई सेल्फ कंसेप्ट होगा, सेल्फ स्टीम आपका ज़्यादा होगा, और नहीं हुई तो आपके सेल्फ स्टीम कम होगा, सेल्फ जो कंसेप्ट है वो भी कम होगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब सेल्फ स्टीम ज़्यादा होता है ना तो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए वो चाहते हैं कि वो नए नए एक्सपीरियंसेस ले। और क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप थेरेपी लेने जाते हो। थेरेपी में ऐसा क्या होता है कि आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देंगे जिसके अंदर आप कुछ भी करो आप पॉजिटिव ही होगा वो, मतलब आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे जिसके अंदर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। और ये कब होता है, क्लाइंट सेंट्रिक थेरेपिक में होता है अब्राहम मास्लो थ्योरी, जिन्होंने क्या दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला था कि जो हेल्दी पर्सन है वो कब बनेगा, जब हम उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो अचीव करेगा, ठीक है, उनके पोटेंशियल, लव, जॉय और क्रिएटिविटी के अंदर जब हम वो देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमंस अपनी लाइफ को शेप करने के लिए फ्री है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर बेसिक नीड्स तो आप देखोगे कि एनिमल्स भी बेसिक नीड्स तो कवर कर ही लेते हैं, ठीक है, उनकी बायोलॉजिकल, उनकी सर्वाइवल नीड्स तो कर ही लेते हैं। अगर आप सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए कर रहे हो सब कुछ तो क्या होगा, वो ज़्यादा कुछ नहीं है एनिमल से बढ़कर। पर आपको क्या करना है, हायर नीड्स के लिए भी फोकस करना है, ठीक है। सेल्फ स्टीम्स, जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि आपको एक आइडियल सेल्फ अचीव करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, हायर नीड्स के ऊपर जाना पड़ेगा। हायर चीज़ें मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वहीं से ह्यूमन जर्नी शुरू होती है।
है। ह्यूमनिस्ट व्यू क्या करता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की वजह से एम्फोसाइज किया जाता है, और इसके अंदर आपको क्या बोलेगा, जो हेल्थी पर्सन क्या है, जिसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेन कर रहा है। कब होगा, जब उसकी वो फीलिंग्स, सेल्फ और लिमिट से अवेयर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस होगी उसके अंदर, ठीक है, करेज होगा। एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, वो एक्सपीरियंस करना चाहेगा, वो ट्रैप नहीं होगा एक ही जगह पर, ठीक है, और ना तो बीते कल में रहेगा और ना ही आने वाले फ्यूचर में रहेगा, वो अभी प्रेजेंट में जिएगा। अब पर्सनालिटी को हम असेस कैसे कर सकते हैं, देखो फॉर्मल एफर्ट क्या है पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का, इसको हम पर्सनालिटी असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट कैसे होता है, जब हम एक ऐसी प्रोसीजर लाते हैं जिससे हम इवैल्यूएट कर सके डिफरेंट पर्सन्स को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका गोल क्या होता है कि हम क्या कर सके, उस पर्सन का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सके, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही कम एरर होने की चांसेस हो और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम किसके बारे में समझते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या जनरली करता है, कैसे बिहेव करता है एक गिवन सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और इसको हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के अंदर, यानी कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको डायग्नोस करने में हेल्प करता है, ट्रेनिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, काउंसलिंग के अंदर हेल्प करता है, और बहुत और तरह तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे असेसमेंट हेल्प करता है। इसके टेक्निक्स आप देखोगे बहुत सारे हैं। देखो एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो हमने पिछले चैप्टर में ही करा था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वो समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जिसको हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। थर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, फोर्थ इज बिहेवियरल एनालिसिस, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे कि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हाईलाइट देते हैं, पर ये सारे पूरे पर्सनालिटी को पूरी तरह बताए इसका हमें अभी तक गारंटी नहीं है। और इसके अंदर जो प्रोजेक्टिव अप्रोच और बिहेवियर एनालिसिस है उसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, डाउट होता है। क्यों होता है वो भी हम आगे समझेंगे। अभी सेल्फ रिपोर्ट की बात करें तो अल्फोर्ड ने दी थी, ठीक है। जो बेस्ट मेथड है वो क्या होता है, हम उससे इंसान से पूछ लें उसके बारे में, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट में देता है, जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं, और वर्बल रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यानी लैंग्वेज का जो यूजेस है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और ऑब्जेक्टिवली हम इसको कर सकते हैं कि हम उसको बोलें कि हाँ ऑब्जेक्टिव करो, येस या नो में करो, टिक करो कौन सा सही आंसर है। और जो रिस्पॉन्सेज है उसको हम कैसे करते हैं, क्वांटिटी वाइज मेजर करते हैं, और रूल्स के हिसाब से ही हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं। इसके अंदर आप देखोगे फर्स्ट वाली आती है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसको अभी नया वर्जन है MMPI-2, ठीक है। ये किसने दी थी, हाथवे एंड मैकलेनी, उन्होंने साइकेट्रिक एंड डायग्नोसिस के टाइम ये दी थी। और इसको बाद में क्या किया था, साइकोपैथोलॉजी को भी यूज़, तो साइकोपैथोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप देखो कि टोटल स्टेटमेंट कितने हैं, 567, ठीक है, जिसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, और 10 सब स्किल्स है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही कहाँ मिलेगी आपको, जोधपुर के अंदर ये मिलेगी। अब सेकेंड है आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चन है, इसके अंदर 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2 डायमेंशन है, एक होते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और एक होती है इमोशनली अनस्टेबल और इमोशनली स्टेबल, ठीक है। और इसके अंदर 3rd डायमेंशन भी ऐड कर दी गई थी, साइकोटिज्म और जो सोशलेबल है। फिर आती है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है, 16 PF, जो किसने थी, कैटल ने, हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम उसके बारे में अब जो क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़। इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर एनालिसिस के अंदर होता है, ये फैक्टर एनालिसिस से किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो आपको दिए जाएंगे जिससे हम बेसिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या होता है कि आपको एक ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इसके अंदर आपको क्या है ना, सब्जेक्ट जो भी टेस्ट ले रहा है उसको एक में से चूज़ करना है। अब ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी की जाती है। क्यों की जाती है, करियर गाइडेंस के लिए, आपको ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए, बहुत सारी जगहों पर ये की जाएगी। और बहुत सारे सेल्फ रिपोर्ट्स स्पेसिफिक डायमेंशंस के अंदर भी की जाती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि आपको कई बार होता है कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सोशली डिज़ायरेबल नहीं है वो क्वेश्चन, तो आप उसके अंदर क्या करते हो, जो सोशली डिज़ायरेबल तरीके हैं उसके अंदर आंसर कर देते हो, भले आप कुछ भी फील करो। कई बार होता है कि आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा और आप येस पर क्लिक कर रहे हो, येस पर टिक कर रहे हो, ठीक है, एग्री कर रहे हो आप उससे, और इसकी वजह से क्या होता है, लेस रिलायबल बन जाते हैं। और इनको आपको असेस करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल भी चाहिए होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करें तो देखो, हम सारे चीज़ डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमने अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ा, आईडी के बारे में पढ़ा, तो हम क्या उसको डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसको हम इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकें।
हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, जब हम अनस्ट्रक्चर चीज़ें करें, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज तो आपको बोल देंगे कि हाँ आप ये करते हो, तो वो ऑब्वियसली नो बोलेगा, क्यों, क्योंकि वो सोशली डिजायरेबल नहीं है। तो हमें अनस्ट्रक्चर वाइज ये करना पड़ेगा ताकि हम उसकी अनकॉन्शियसनेस को अनकवर कर सकते हैं। बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, लेस स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल अपने आप की फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। इसके अंदर क्या होता है, फुल्ली और जो लिमिटेडली स्ट्रक्चर्ड होता है, और पर्सन जो असेस करा जा रहा है जिसे, वो क्या होगा, उसको पता ही नहीं होगा कौन सा मेथड है, ठीक है, कैसा जो पर्पस है वो क्या है, ठीक है, और कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है, और उसको कैसे आप पता कर सकते हो वो भी नहीं पता होगा, स्कोर कैसे होगा, इंटरप्रेट कैसे होगा वो भी नहीं पता होगा, और वो इंटरप्रिटेशन और स्कोर काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी होता है इसके अंदर, और सब्जेक्टिव भी होता है। साइकोमेट्रिक टेक्स्ट से ये अलग कैसे है, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेक्स्ट में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव वाइज करते हैं और क्वांटिटी वाइज करते हैं, उसको मेजर किया जा सकता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। और साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर नॉर्म्स दे रखे हैं तो आप पहले ही खुद भी कर सकते हो, जबकि इसको करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग को चाहिए होती है। एक होता है इसके अंदर रॉसेक इंक ब्लॉट टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि हम जब इंक लगाते हैं पेपर पर, तो उसको फोल्ड करते हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं ना, वो यही है इसके अंदर 10 इंक ब्लॉट्स है, जिसके अंदर 5 ब्लैक एंड वाइट है, 2 रेड है और 3 पेस्टल कलर्स के अंदर, और 7:10 की डायमेंशंस के अंदर है वाइट कार्डबोर्ड के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आप उस इंसान से क्या पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर इंक्वायरी की जाती है कि कहाँ, कैसे और क्यों, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स किया गया है, उसको कैसे इवेल्यूएट किया जा सके, और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। सेकेंड इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये किसने दिया था, सबसे पहले तो मॉर्गन और मोरे ने दिया था, जिसके अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। 30 ब्लैक एंड वाइट पेपर्स होते हैं, जिसको एक ब्लैंक कार्ड से भी साथ में किया जाता है, और हर एक जगह पर आपको क्या दिखेगा, डिफरेंट सिचुएशन दिखेगी, और उससे इंसान से पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, और उससे एक स्टोरी बनाओ, और उसने जो स्टोरी बनाई उससे क्या होता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है। इसके अंदर डिफरेंट वर्जन्स बनाए गए हैं चिल्ड्रन और एज्ड के लिए। इंडियन अडेप्शन किसने दिया है, उमा चौधरी ने किया है इसका। थर्ड वन इज रोजेनबर्ग पिक्चर ऑफ फ्रस्ट्रेशन स्टडी, PS स्टडी। इसके अंदर क्या किया गया था कि सपोज अग्रेशन का टेस्ट ले रहे हैं, तो उसके अंदर देखा गया है कि एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी, जिसके अंदर आपको पता करना है कि कौन फ्रस्ट्रेट कर रहा है किस इंसान। क्या पता करते हैं कि वो वो फ्रस्ट्रेटेड है तो पर किससे है, एनवायरनमेंट से फ्रस्ट्रेटेड है, खुद से फ्रस्ट्रेटेड है, सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड है, किससे फ्रस्ट्रेटेड है वो इंसान। और इंडियन अडेप्शन किसने किया है, परीख ने इंडियन अडेप्शन किया है। फोर्थ इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये हमने बचपन में भी काफ़ी किया है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस दे देते थे और आपको कंप्लीट करना है उन सेंटेंसेस को, ठीक है, जो हमारे एटीट्यूड्स, हमारे मोटिवेशन और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को बताते हैं, ठीक है। और फिफ्थ इज ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इसके अंदर आपको एक ब्लैंक शीट दे दी जाएगी और आपको बोलेगा कि आप इसके ऊपर ड्रॉ करो। आप सपोज आपने एक फीमेल ड्रॉ किया तो आपको बोला जाएगा कि एक मेल ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी बोल दी जाएगी, एक नॉवल टाइप और स्टोरी बताओ, ठीक है। और उससे आपको जो कैरेक्टर है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पर्सनैलिटी है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अंदर जैसे आप कई बार करते हो कि आप सपोज फीमेल के लिए आपने लंबे बाल बना दिए, उसको हटा दिए मेल के लिए, तो क्या होगा, आपके ना इंटरपर्सनल रिलेशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। अगर आपके जो नेक पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो आपका क्या होगा, कंट्रोल नहीं है इतना, ठीक है। और आपने बहुत बड़ा हेड बनाया तो क्या होगा, आप किसी हेडेक से सफ़र कर रहे हो। अब ये हमें हेल्प तो करती है, पर ये क्या होती है, इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। बिहेवियर एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर हम जो इंसान का बिहेवियर है उसको एनालिसिस करते हैं और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। इसके अंदर मेनली हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उस इंसान को। मेनली हम इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इंटरव्यू को कैसे यूज़ करते हैं, जब हम 1-on-1 बेसिस पर उससे डिस्कस कर रहे हैं, इन डेप्थ हम उसको एनालिसिस करते हैं और उसके रिप्लाई से हम क्या करते हैं, फिर वापस डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अंदर दो होते हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, हम हमारी मर्जी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और फिर हमारा व्यू पॉइंट बना रहे हैं उस पर्सन के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड, जो स्ट्रक्चर्ड है वो क्या होता है कि हम स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक प्रोसीजर सेट है इसके अंदर और उसको हम कैसे ऑब्जेक्टिव वाइज कंपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। और रेटिंग स्किल्स का भी इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है।
ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि हम उसको ऑब्जर्व करें। अब देखो हर इंसान किसी न किसी को ऑब्जर्व करता है और उसके खिलाफ बना देता है, उसकी रेटिंग भी दे देता है, उसको उसके व्यू पॉइंट भी बना लेता है। पर ये जो साइकोलॉजी के अंदर ऑब्जर्वेशन है थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, इसके अंदर केयरफुल ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, इंप्रेशन बनाना होता है। और इसके अंदर क्या होता है, बिहेवियर एनालिसिस को एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, केयरफुल ट्रेनिंग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लिमिटेशन क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, और जो मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनके अंदर, और जो साइकोलॉजिस्ट है जो कर रहा है उसकी मैच्योरिटी कितनी है उसको भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप सोचो आपको कोई ऑब्जर्व करोगे तो आप अच्छे से बिहेव करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वही होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। फिर आता है बिहेवियर रेटिंग्स। अब ये क्या होती है, जो लोग उस सब्जेक्ट के जानते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आप इसको कैसे रेट करते हो, नंबर वाइज कर लो, आप कुछ है ना डिस्क्रिप्टिव टर्म्स दे दो उसको, तो उससे हम क्या एनालिसिस करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़े बहुत आपको पहले से एडजेक्टिव दे दिए जाते हैं और उसके अंदर से आपको चूज़ करना होता है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि सबसे पहले बायसनेस होती है। अगर एक भी इंसान ने ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में रेटिंग दे दी ना, अनफेवरेबल या फेवरेबल दे दी ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल रेटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, जिसको हेलो इफेक्ट भी बोलते हैं। और कई बार होता है कि जो रेटर्स है वो या तो मिडल में देते हैं या फिर एकदम बहुत ही कम देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, एक्सट्रीम में देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि और ज़्यादा जो है ना रिलायबल वो कम हो जाती है। और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट आपको ट्रेनिंग दे, और फिर क्या करें, एक ऐसी स्केल बना दे जो स्मॉल हो, जिससे क्या हो, ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जा सके वो इंसान। फिर आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्या होता है कि जब हम उसके साथ में जो बहुत टाइम से उसे जान रहे हैं तब हम उनको पूछते हैं और उसको बोलते हैं कि आप उसको डिफाइन करो, ठीक है, और उसको रीज़न भी दो, आपने ऐसा क्यों डिफाइन किया। एक ग्रुप है उसमें से आप चूज़ करो और उस इंसान को बताओ आपने ऐसा क्यों चूज़ किया, ठीक है, और उसको डिफाइन करो। अब इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर ये डिपेंडेबल होती है, पर फिर भी इसके अंदर पर्सनल बायस तो आता ही आता है। देन वी हैव सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट क्या होता है कि एक ऐसी आपको एक टास्क दे देंगे, आपको एक रोल दे देंगे जिसको आपको प्ले करना है, उसके अंदर आपको देखा जाएगा कि आप कितना ज़्यादा सिचुएशन वाइज करते हो, ये सिचुएशन आप कैसे बिहेव करते हो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, जिसके अंदर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर कैसे काम कर लो। एक सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर आपको एक ऐसा इंसान साथ क्रिएट करना है जो कोऑपरेटिव भी नहीं है, बार बार इंटरफेयर कर रहा है, और उसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो सिचुएशनल स्ट्रेस है उसको असेस किया जा सकता है, ठीक है। सिचुएशन रियलिस्टिक भी हो सकती है और हम क्रिएट भी की जा सकती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पर इसके आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन स्कैन द QR कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।